तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। हम सभी ने हमारे आस पड़ोस या फिर फैमिली में किसी ना किसी को भूत प्रेत की बातें करते हुए ज़रूर सुना होगा। अब सवाल ये आता है कि भूत प्रेत वास्तव में होते भी हैं या कहीं ये कोई अंधविश्वास या कोरी कल्पना है। अब इस बात का कोई सटीक जवाब तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ कहानियों के माध्यम से हम इन भूतों के होने का एहसास ज़रूर कर सकते हैं और इसके बाद इन्हें मानना और नहीं मानना पूरी तरह हमारे ऊपर है। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल द हॉन्टेड नाइट में। और कहानी सुनने के बाद अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जो मैंने खुद अपने दादाजी से सुनी थी। तो सबसे पहले मैं अपने दादाजी के बारे में आपको बता देता हूँ। मेरे दादाजी एक किसान थे और उनका नाम वेद प्रकाश था। वो दिन भर अपने खेत में मेहनत मजदूरी किया करते थे, लेकिन इनके साथ साथ वो कुछ चीज़ों का शौक भी रखा करते थे। उन्हीं में से एक था नाटक देखना। जब भी हमारे गांव में या गांव के आसपास दूर दराज कहीं भी अगर नाटक होता तो मेरे दादाजी उसे देखने ज़रूर जाते थे। तो एक बार हमारे पड़ोस के गांव में एक नाटक मंडली आई हुई थी जो रोज़ देर शाम तक अपना नाटक गांव वालों को दिखाया करती थी। इस बात के बारे में जैसे ही मेरे दादाजी को पता लगा, उन्होंने वो नाटक देखने जाने का मन बना लिया। तो अगली ही शाम दादाजी नाटक देखने के लिए दूसरे गांव जाते हैं। वहाँ आधी रात तक नाटक का खूब लुत्फ़ उठाने के बाद दादाजी ने सोचा क्यों ना अब घर वापस चला जाए। ऐसा सोचकर वो वहाँ से उठकर हमारे गांव आने के लिए चल देते हैं। हमारे गांव आते वक्त रास्ते में एक घना और डरावना बीहड़ पड़ता है। ये बीहड़ ऐसा घना है, इसमें दूर दूर तक कोई इंसान नहीं नज़र आता, ना ही कोई अपना घर बनाकर उस बीहड़ में रहता है। वहाँ से सिर्फ जंगली जानवरों की आवाज़ें ही आती रहती हैं। परंतु मेरे दादाजी एक निडर इंसान थे। उन्हें इन सब चीज़ों से ज़रा भी डर नहीं लगता था। वो उसी तरह अपनी ही मनमौज के अंदर उस रास्ते पर चलने लगे। चलते चलते अचानक दादाजी की दृष्टि एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसे देखते ही दादाजी के पैर वहीं रुक गए। वो सुन्न होकर उस दृश्य को देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो उनको कोई सांप सूंघ गया हो। पर कुछ ही देर में दादाजी ने अपने आप को संभाला और एक मोटे तने के पेड़ के पीछे जाकर छुप गए और छुपकर वहाँ से देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक औरत जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, वो वहाँ पर आग जलाकर उसके चारों तरफ मंत्रों का जाप करते हुए नृत्य कर रही है। उसके बाल बिल्कुल खुले हुए हैं और वो बार बार हवा में राख उछाल रही है। परंतु दादाजी ये सब देखकर घबराए नहीं। उन्होंने सोचा कि इस औरत के पास जाकर देखना चाहिए कि आखिर ये है कौन और ऐसा क्यों कर रही है। दादाजी दबे पांव उस औरत के और नज़दीक पहुंच जाते हैं और नज़दीक पहुंचने के बाद आग की रोशनी में उस औरत का चेहरा साफ साफ दिखाई दे जाता है। दादाजी उसे देखते ही पहचान लेते हैं। वो हमारे ही गांव की एक औरत चंपा थी। दादाजी कुछ करते उससे पहले ही उनकी नज़र
चंपा के पैरों में रखी एक आटे की गुड़िया पर पड़ती है। चंपा उस गुड़िया पर बार बार नाचते हुए और मंत्र पढ़ते हुए कीलें चुभो रही थी, और जैसे ही वो कील उस गुड़िया के अंदर जाती, वहाँ से एक लाल रंग का तरल निकलता, जैसे मानो कि खून निकल रहा हो। दादाजी ये सब देखकर समझ चुके थे कि ये औरत कुछ और नहीं बल्कि काला जादू कर रही है। कुछ देर ऐसा करने के बाद वो औरत वहाँ रखे हुए अपने कपड़े पहन लेती है और उस जलती हुई आग पर वहीं की मिट्टी डालकर उसे बुझा देती है। ऐसा करने के बाद वो गांव की तरफ लौट जाती है। उसके कुछ देर बाद दादाजी भी वहाँ से निकलकर गांव आ जाते हैं। घर पहुँचते ही दादाजी सीधा सोने चले जाते हैं, पर आज दादाजी को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रहे थे। वो बार बार यही सोच रहे थे कि आखिर आज जो मैंने उस बीहड़ में देखा वो वास्तविक था या काल्पनिक। कहीं ये सब मेरी आंखों का कोई वहम तो नहीं था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? क्या सच में वो औरत ऐसा ही कर रही थी? ये सोचते सोचते दादाजी की कब आंख लग गई, उन्हें पता ही नहीं चला। अपनी इस अजीब कश्मकश को दूर करने के लिए दादाजी अगले दिन ठीक उसी समय पर उस बीहड़ में जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद वहाँ किसी के कदमों की आहट होती है। दादाजी समझ जाते हैं, हो ना हो जरूर चंपा आ रही होगी, और दादाजी का वहम सही भी निकलता है। ये वही औरत थी जिसे कल रात दादाजी ने देखा था। वो औरत वहाँ पहुँचकर अपने सारे कपड़े उतारकर वहाँ आग जलाती है और उस आग के चारों तरफ नग्न होकर बाल खोलकर नृत्य करने लगती है। अचानक से दादाजी की नज़र उस आटे की गुड़िया पर पड़ती है, पर वो गुड़िया आज कुछ अजीब सी दिखाई दे रही थी। थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चल गया कि उस गुड़िया का सर गायब है, पर उस बिना सर वाली गुड़िया पर वो औरत पहले की ही तरह मंत्रों का उच्चारण करते हुए लोहे की कीलें चुभो रही थी, और उसमें से वही गाढ़ा लाल रंग का तरल बाहर आ रहा था। कुछ देर ये सारा काम करने के बाद वो औरत वहाँ उस आग को बुझाकर गांव की तरफ चली जाती है। अब दादाजी रोज रात को उस बीहड़ में जाते और उस औरत को ऐसा करते हुए देखते थे। ऐसा करते करते लगातार 9 दिन बीत चुके थे। 10वें दिन भी यही चल रहा था। तभी अचानक दादाजी की नज़र एक अजीब सी चीज पर जाती है। ध्यान से देखने पर पता लग ही जाता है कि ये चीज आटे से बना हुआ पैर है, जिसकी 4 उंगलियां और एक अंगूठा भी है। तभी दादाजी 9 दिनों से लगातार चल रही बातों पर ध्यान देते हैं। दादाजी को याद आ जाता है कि पहले दिन जहाँ ये आटे की गुड़िया पूरी बनी हुई थी, वहीं इन 10 दिनों के अंदर लगातार इस गुड़िया का कोई ना कोई अंग कम होता जा रहा है, और आज 10वें दिन सिर्फ एक पैर ही बचा हुआ है। तभी अचानक वो औरत बोल पड़ती है। वो बोलती है, आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं। मैंने आटे से बनी हुई गुड़िया तुम्हें दान की है।
परंतु कल 11वें दिन मैं एक असली बच्चा तुम्हें बलि के रूप में चढ़ाऊंगी। और ऐसा बोलकर वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है और दौड़ दौड़ कर उस आग के चारों तरफ नाचने लगती है। ये सब सुनकर दादाजी पसीने से तरबतर हो जाते हैं, वो कांपने लग जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि आखिर उस औरत ने क्या बोल दिया है। कुछ देर बाद रोज ही की तरह वो औरत वहाँ से चली जाती है। उसके कुछ देर बाद दादाजी कांपते हुए हाथ पैरों से अपने घर पहुँचते हैं। अब दादाजी समझ चुके थे कि औरत कोई और नहीं बल्कि काला जादू करने वाली एक डायन है, जो हम ही गाँव वालों के बीच में एक साधारण स्त्री होने का नाटक करती है और छुपकर यहाँ रह रही है। अगले दिन गांव में शोर मचा हुआ था। सभी लोग कह रहे थे कि पड़ोस में ही रहने वाले एक घर से एक नवजात बच्चा गायब हो गया है। उस बच्चे को ढूंढते हुए रात का समय हो चुका था, परंतु उस बच्चे के बारे में कहीं कोई खबर नहीं थी। तभी अचानक दादाजी को उस औरत की कही हुई बातें याद आ जाती हैं। वो औरत बोल रही थी कि 11वें दिन मुझे एक असली बच्चे की बलि चढ़ानी है। दादाजी तुरंत समझ जाते हैं कि हो ना हो इस बच्चे को वही औरत लेके गई है। अचानक से दादाजी घर से दौड़ते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि वो बच्चा कहाँ पर है, मैं उसे लेकर आता हूँ। ऐसा बोलते हुए दादाजी उस बीहड़ में चले जाते हैं। जैसे ही दादाजी वहाँ पहुँचते हैं वो चौंक जाते हैं। वो देखते हैं उस औरत ने उस बच्चे को गोद में उठाया हुआ है। कुछ देर बाद वो औरत उसे ज़मीन पर रखकर उसके चारों तरफ नृत्य करने लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, बलि कबूल हो, बलि कबूल हो। आज उस औरत के पास कोई लोहे की कीलें नहीं थी। उसके हाथ में एक बड़ी सी धारदार तलवार थी। वो कुछ ही देर में उस तलवार से उस छोटे से बच्चे को मारने वाली थी। दादाजी समझ चुके थे कि अगर ज़्यादा देर करी तो इस बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। दादाजी भागते हुए उस औरत के पास पहुंच जाते हैं। दादाजी कहते हैं, रुक जा, इस बच्चे को छोड़ दे, ये बच्चा मुझे दे दे। तू ऐसा क्यों कर रही है? मैं तुझे इस बच्चे को नहीं मारने दूंगा। तभी वो औरत अपने हाथ पर कुछ मंत्र फूंकती है और राख दादाजी की तरफ फेंकती है। वो राख जैसे ही दादाजी के शरीर को छूती है, दादाजी लकवाग्रस्त हो जाते हैं। दादाजी वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ते हैं। दादाजी हिलडुल नहीं पा रहे थे। वो देख रहे थे कि वो औरत उस बच्चे को मारने ही वाली है। वो उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे। तभी अचानक गांव वालों के आने की आवाज़ें आने लगती हैं। गांव वाले दादाजी को चिल्लाते हुए भागता देख समझ गए थे कि इनको पता है कि ये बच्चा कहाँ पर है। वो दादाजी का पीछा करते हुए उस बीहड़ में आ चुके थे। तभी अचानक उन गांव वालों को देखकर वो औरत उस बच्चे को उठाकर घने बीहड़ के अंदर दौड़ जाती है। वो गांव वाले जैसे ही दादाजी के पास पहुंचते हैं, दादाजी बोलकर उन्हें बताते हैं कि उस तरफ वो औरत उस बच्चे को लेकर भागी है, जल्दी उसका पीछा करो। वो गांव वाले उस बीहड़ में दौड़ जाते हैं, परंतु काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी उस औरत और बच्चे का कुछ भी पता नहीं लगता। गांव वाले वापस आकर दादाजी को उसी हालत में उठाकर
घर ले आते हैं। घर आने के बाद दादाजी का पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था। दादाजी हिल-डुल भी नहीं पा रहे थे। वो समझ चुके थे कि ये सारा असर उस डायन के काले जादू का है जो उन्होंने दादाजी पर किया है। अब इस घटना को 6 महीने बीत चुके थे, पर अभी भी दादाजी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए थे। उनका आधा शरीर अभी भी लकवे से ग्रस्त था। पर इन 6 महीनों के अंदर ना ही उस औरत को कोई ढूंढ पाया और ना ही उस बच्चे को। दादाजी हमेशा ये सोचा करते थे कि काश मैं पहले ही दिन उस औरत को रोक लेता, उसके डायन होने की बात पूरे गांव वालों को बता देता, तो शायद आज वो बच्चा जिंदा होता।